Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आप लोगों को ऑल ग्रेजुएशन लेवल सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे. मेरे द्वारा अभी तक 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और मैं आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में 10 चैप्टर यानी नर्वस सिस्टम स्टार्ट की हूँ, जिसमें 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया है. आज मैं 6 लेक्चर आप लोगों को लिए लेकर आई हूँ, जिसे आज हम स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट. तो मैंने इसके पूर्व में आप लोगों को बताया कि नर्वस सिस्टम को आप 2 भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके 2 भाग थे, ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था. ब्रेन था और क्या था, स्पाइनल कॉर्ड था स्टूडेंट. ब्रेन में भी कितने भाग थे आपके, 3 भाग थे, ठीक है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड्स ब्रेन. फोर ब्रेन में भी आप लोग का 3 था, इपीडाइसेफ्लॉन, सेरेब्रम और डाइसेफ्लॉन, ठीक है. मिड ब्रेन में कोई वो नहीं था, और हैंड्स ब्रेन में आपका था पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है स्टूडेंट. तो ये आप लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था. अब मैं आप लोगों को आज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में स्टडी कराऊंगी. जैसे स्टूडेंट देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि बीचों बीच, जैसे ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बीचों बीच है. और इससे निकलने वाली जो नर्व्स यानी ब्रेन से भी जो नर्व्स निकल रही हैं और सेंट्रल और स्पाइनल कॉर्ड से भी जो नर्व्स निकल रही हैं, वही आगे चल कर क्या बनाती हैं, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधि तंत्रिका तंत्र. तो न्यूरॉन्स के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटे हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स यानी संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स यानी गामक न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन का मतलब है स्टूडेंट की, मतलब सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, संवेदी न्यूरॉन बोलते हैं. तो इसका मतलब होता है कि संवेदी तंत्रिका जो होती है संवेदी अंगों से संवेदी आयोगों की मेरु रज्जु तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ठीक है. यानी यहाँ से जो भी आवेग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या हुआ, हमारी त्वचा को जैसे किसी ने पिंच किया, तो यहाँ से क्या हुई, सेंसेस की ओरिजिन हुई, वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए क्या करती है, ब्रेन तक जाती. तो ये किस में आ जाएंगे, आपके सेंसरी न्यूरॉन में आ जाएंगे. और मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ, तो मोटर न्यूरॉन जो होता है आपका, जैसे देखिए हमें क्या है, हमको उंगली हिला रहे हैं, ठीक है, उंगली हिला रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, मतलब यहाँ पर जो मसल्स हैं, मसल्स यानी मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, मसल्स से मिलकर तब वो आपको वहाँ तक मतलब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन, फिर ब्रेन से क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जिस भाग को हमको ज़रूरत है वो क्या करते हैं, मोटे न्यूरॉन से लाकर मैसेज देते हैं. तभी हम क्या करें, हम अपनी इच्छा से उंगली हिला सकते हैं. यानी एक तरह से मान लीजिए आपका इसमें क्या है, एक्टिविटी शामिल है, ठीक है. तो वो हमारा क्या है, यानी जितनी भी गति वाली क्रियाएं जो होती है वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा होती है. जैसे उंगली का हिलना, तो यहाँ क्या है, मसल्स से आपका मोटर न्यूरॉन्स जो है जुड़े हैं, वो फिर क्या करते हैं, आपका इम्पल्स ले जाते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक आना. तो ये क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स. फिर मोटर न्यूरॉन्स के ही आधार पर हमने क्या किया, इसको 2 भागों में बांटे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. मोटर न्यूरॉन्स के आधार पर ही हम इसको क्या किए, फर्दर 2 भागों में बांटे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है आपका, इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है. जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हमारे हार्ट बीट चल रहा है, रेस्पिरेशन की क्रियाएँ जो हो रही है, डाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो ये सब क्या है, सब इनवॉलेंट्री में आएंगी. और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये आपका वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स में आएंगी. यानी इसको क्या, सोमैटिक जो आएगी नर्वस सिस्टम किस में आएगा, वॉलेंट्री, यानी हम अपनी इच्छा से, स्केलेटल मसल्स यानी जैसे हम चल पा रहे हैं, ठीक है. तो ये सब में क्या होगा, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट. आगे देखिए आपका ये फिर हमने क्या किया फर्दर, जैसे देखिए इसको हम क्या करते हैं, फर्दर इन ऑटोनॉमिक को 2 भागों में बांटा गया है फिर से. तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए होता है। वो किसके लिए होता है स्टूडेंट, किसके लिए कार्य करता है आपका, रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए होता है स्टूडेंट, तो ये आपका जैसे चौकन्ना करने का कार्य करता है। यानी जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और अचानक रास्ते में क्या हुआ, शेर दिख गया या डॉगी दिख गया, तो हम क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और हमारी मतलब जो हार्ट बीटिंग होती है वो बढ़ जाती है। हाँ, तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डर, भागना और लड़ाई, ये जब कंडीशन आती है तो उस समय कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा उस समय कार्य करता है। जैसे इसमें क्या होगा, फाइट फ्लाइट कंडीशन जब हमारे सामने आ जाती है, या तो लड़ो या तो भागो, ठीक है, तो उस समय कौन सा हो जाएगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करता है। इसी को या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी स्थिति में यह हमारा कार्य करता है। जैसे देखिए अगर हम डरते हैं तो हमारी क्या होती है, आँख की जो पुपिल्स होती है वो मतलब डाइल्यूट हो जाती है, फैल जाती है, और ताकि हम क्या करें, अधिक से अधिक चीज़ों को देख सकें। हाँ, ये हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जब ये जब एक्टिव होगा, ठीक है, ये जब एक्टिव होगा नर्वस सिस्टम, तो उस समय क्या होता है, उस स्थिति में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन और मान लीजिए हार्ट बीट जो है अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है कुछ क्षणों के लिए। तो फिर उसके लिए जैसे हमें फिर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए फिर कौन सा नर्वस सिस्टम आ जाएगा, आपका वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। यानी जैसे कि मान लीजिए हम डर गए, ठीक है, डर गए तो उस समय क्या होता है, हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगती डर के मारे। फिर जब हमें नॉर्मल होना है तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा स्टूडेंट। आइए इसको हमने फिगर से समझाने का कोशिश किया स्टूडेंट। देखिए इसको, जैसे आपका ये है क्या, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन से कितनी नर्व्स निकलती हैं, 12 नर्व्स निकलती है। ब्रेन से कितनी नर्व्स निकलती है, 12 नर्व्स निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपका है ये हो गया, ये आपका सेंटर वाला भाग गया, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। और ये बीच वाला जो ऐसे जो नसें जा रही हैं ये क्या बनाती हैं, यही आपका ये सब जितनी नसें जा रही हैं ये सब आगे मिलकर क्या बनाती हैं, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं स्टूडेंट। देखिए जैसे ब्रेन से कितनी नसें निकलनी हैं, 12 नसें निकलती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स आपका ब्रेन से निकलती हैं। और एक जो होता है इसकी संख्या कितनी होगी, 12 हो गई। फिर है आगे आपका एक वैगस नर्व निकलता है, इसको क्या पढ़ते हैं, वैगस नर्व निकलता है। तो ये बहुत लंबी सी होती है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा से होती है स्टूडेंट, ठीक है। और बीच में ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इससे कितनी पेयर्स नर्व्स निकलेंगी, तो आपको 31 पेयर्स नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। इससे कितनी नर्व्स निकलती हैं, आपकी 31 पेयर। तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल नर्व की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल नर्व की संख्या हो जाएगी आपकी 43, ठीक है। यानी यही 43 नर्व्स मिलकर क्या करती है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक। आइए यहाँ समझते हैं। जो ये वैगस नर्व है, जो वैगस नर्व ये नर्व बहुत लंबी होती है, और ये मतलब मान के चलिए बॉडी में चारों तरफ घूमने वाली, इसको क्या बोलते हैं, वांडरिंग नर्व भी बोलते हैं, यानी घूमने वाली तंत्रिका होती है। ये क्या होती है, जैसे लीवर से अटैच है, किडनी से अटैच है, ठीक है। बॉडी के जितने भी विसरल ऑर्गन उन सब से ये अटैच होकर उनकी आपके इनवॉलेंट्री क्रिया को क्या करती है, नियंत्रण करती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका स्पाइन से यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर यही नर्व्स क्या हो जाएंगी, हमारी पैरों में जाएंगी, ठीक। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये फिगर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल कर आपका यानी 43 जो नर्व्स निकलती हैं हर जगह, मैंने डिफरेंट भाग से, और डिफरेंट भाग को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं, वही क्या होती है, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। आइए स्टूडेंट आगे हम इसी में कंप्लीट करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, तो इसमें ब्रेन से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपका बेहोशी हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो अभी आप लोग को मैं बेहोशी यानी
कॉन्शियसनेस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। बेहोशी, तो बेहोशी का मतलब क्या होता है, तो बेहोशी का मतलब होता है कि मस्तिष्क या दिमाग का काम करना बंद हो जाना ही कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी बेहोशी कहलाती है। यह किस कारण हो सकता है, तो इंटरनल चोट के कारण, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाने पर हो सकता है, और आपको वीकनेस के कारण भी चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाते हैं लोग, ठीक है। और या तो फिर कोई बीमारी है लंबी अवधि तक की, तो उसमें भी क्या होता है व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो बेहोशी के क्या क्या कारण है, तो देखिए स्टूडेंट, ब्रेन का हिलना, मस्तिष्क में सूजन आना या रक्तस्राव होना, जैसे सिर की चोट के कारण भी क्या होता है, आपका व्यक्ति बेहोश हो जाता है। दूसरा है आपका ब्रेन को रक्त की आपूर्ति में गड़बड़ी होना, यानी ब्रेन को जैसे ब्लड अच्छी मात्रा में न मिल पाने की वजह से भी क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, सदमा और दौरे की स्थिति में भी क्या होता है, व्यक्ति आपका बेहोश हो जाता है। तीसरा है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में गड़बड़ी होना, हाँ, तो उसमें भी क्या होगा, मिर्गी जैसे आता है ना, तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क के रासायनिक संयोजन में गड़बड़ी होना, यानी ऑक्सीजन की कमी, श्वासावरोध, मधुमेह में असामान्य रक्त शर्करा का स्तर या रक्त में जहरीले पदार्थ का होना ही, ये भी आपका क्या होता है, बेहोशी का कारण होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन की कमी होने से भी क्या होगा, व्यक्ति आपका बेहोश हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी हो, जाहिर सी बात है, तभी क्या होगा, मतलब सांस लेने में उसको क्या होगी, दिक्कत का सामना होगा, करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में भी व्यक्ति क्या होगा, बेहोश होगा। मधुमेह में जब ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो मतलब सामान्य स्तर से उसकी मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, उस कारण उस स्थिति में भी क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। या फिर रक्त में कोई भी टॉक्सिक पदार्थ आ जाए, उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। स्टूडेंट बेहोशी के क्या क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट, ये आइए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे बेहोशी से पहले बेचैनी, थकावट महसूस होती है, ठीक है। बेहोशी से पहले क्या होगा, बेचैनी, थकावट महसूस होना, सर चकराना, ठीक है, मिचली का आना, सांसें तेज चलना, खराब संतुलन, चलने में कठिनाई इत्यादि बहुत सारी जो होती हैं कंडीशन आपके बेहोशी में आते हैं। जैसे बेहोशी के समय क्या होता है, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो भी अंधेरा छा जाना और हमें कुछ भी मतलब दिखाई नहीं देना या धुंधला दिखाई देना, ये भी क्या होता है, आपका बेहोशी के कारण में आता है स्टूडेंट, ठीक है। और आपका प्राथमिक उपचार हम क्या करेंगे, तो पहला ही हमारा नियम है कि हम जितने भी फर्स्ट एड के रूल्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ABPU स्केल के माध्यम से उत्तेजनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की जांच कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, शरीर का तापमान ठंडा है तो उसे गर्म कंबल से हम क्या करेंगे, ढकेंगे, और कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसके शरीर को हम क्या करेंगे, हिला डुला के देखेंगे कि वो प्रतिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर तापमान ज्यादा हो तो उसे आइस पैक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखिए शरीर का तापमान ठंडा हो तो उसे गर्म कंबल से हमें ढकना चाहिए। अगर शरीर का तापमान ज्यादा मतलब है तब उस समय क्या करना चाहिए, हमें आइस का पैक उसके ऊपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति के पैरों को सिर से ऊंचा रखेंगे ताकि ब्रेन तक ब्लड पहुंच सके, ठीक है। यानी आप देखते हैं अगर मान लीजिए उनको हम ऐसे सिंपल पोजीशन में हम रखेंगे तो ब्रेन में क्या होगी, ब्रेन में आपका ब्लड अच्छे मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, या यूं कह सकते हैं कि उस रक्त की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, जो ब्रेन का जो पोजीशन है आपका क्या होगा, पैरों से ऊंचा रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी बेहोश को तरल पदार्थ कभी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, चेहरे तथा गर्दन पर भींगा कपड़ा लगाना चाहिए या रखना चाहिए, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा में ये भी कर सकते हैं कि जो बेहोश व्यक्ति है उसको गालों पर थपथपा कर उसको होम होश में लाने का प्रयास करते हैं। ये सब जो है एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं स्ट्रोक कंटिन्यू कर रही हूँ। आइए स्टूडेंट, दूसरा हम स्टडी करते हैं स्ट्रोक क्या होता है। तो स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आघात। हिंदी में क्या बोलते हैं, आघात। तो देखिए आघात क्या होता है, तो मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण क्या होता है, स्ट्रोक आता है, जिसमें मस्तिष्क अपने कार्यों को
ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मस्तिष्क का प्रभावित हिस्सा सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है, जैसे चलने, बोलने और समझने आदि में क्या होती है, कठिनाई होती है। स्ट्रोक जो होता है वो स्ट्रोक के लक्षण अचानक उत्पन्न होते हैं, यानी इसका कोई मतलब टाइम जो है आपका फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका इसी में कि यह ज़्यादा उच्च रक्तचाप तथा परिसंचरण से संबंधित बीमारियों से पीड़ित रोगियों को होता है, ठीक है। यानी जैसे जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और हार्ट की जो मरीज होते हैं उनको क्या होता है, उनको स्ट्रोक आने की ज़्यादा संभावना होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्ट्रोक के कितने प्रकार होते हैं, तो स्ट्रोक के आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला है इस्कीमिया स्ट्रोक और दूसरा है आपका हेमरेज स्ट्रोक, ठीक है। इस्कीमिया स्ट्रोक क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें ब्लड का थक्का मस्तिष्क ऊतकों के किसी हिस्से की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है, तो क्या होता है, हमारा इस्कीमिया स्ट्रोक होता है। और जब क्या होता है हेमरेज स्ट्रोक क्या होता है, तो जब ब्रेन में रक्त वाहिकाओं में रिसाव होता है और ब्लड ब्रेन टिश्यू के आसपास जमा होने लगता है या फैलने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज के नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट। तो ये आप इसको अच्छे से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, समझिए। फिर अभी हम आपका ये स्ट्रोक यानी आघात किन कारणों से होता है और उसमें क्या हम उपचार करेंगे ये अभी बता रहे हैं स्टूडेंट आप लोगों को। आइए स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रोक के लक्षण। तो पहला लक्षण है व्यक्ति शून्यता का शिकायत करता है, यानी जो व्यक्ति है अगर उसको आघात आया है तो क्या बताता है कि मतलब कि उसका हाथ पैर कोई क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, व्यक्ति धुंधली दृष्टि का शिकायत करता है। नेक्स्ट है आपका बलबलाता है यानी बड़बड़ाता है। नेक्स्ट है आपका गंभीर सिर दर्द होता है, स्ट्रोक की स्थिति में क्या होगा, आपका सिर दर्द भी बहुत होगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति भ्रमित होता है। अगला है आपका सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आपका दूसरों की बातें नहीं समझ पाता वो। और अगला है आपका चलने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंगों की कमजोरी हो जाती है या पश्चाघात हो जाता है। सर ये क्या है, आपके लक्षण है स्ट्रोक के। नेक्स्ट आइए अब हम देखते हैं जब स्ट्रोक हो तो उसमें हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए आघात का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, यानी किसी को भी मतलब स्ट्रोक की शिकायत हुई तो उसका इलाज में क्या करना चाहिए, हमें विलंब नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगला है आपका स्ट्रोक का संदेह हो तो फास्ट टेस्ट करें, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा जब स्ट्रोक यानी आघात की शिकायत होती है तो हमें किस टेस्ट यानी परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए, तो फास्ट। एफ फॉर क्या होता है, फेस यानी चेहरे की कमजोरी होती है, ठीक है। चेहरे की कमजोरी यानी व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए यदि चेहरा एक तरफ मतलब भाग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रोक में आएगा, ठीक है। दूसरा है आर्म्स यानी भुजा की कमजोरी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीच मतलब बोलने की कमजोरी, जिसको भी स्ट्रोक आता है आघात आता है तो देखते हैं उसकी जुबान क्या होती है, लड़खड़ाती है। टी फॉर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, ठीक है स्टूडेंट। यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि स्ट्रोक का टेस्ट हम किसके द्वारा करते हैं, तो क्या डालेंगे बताएंगे स्टूडेंट, हम फास्ट टेस्ट करते हैं। फिर आपको पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन में कि फास्ट में यस का मतलब होता है या यस का अर्थ होता है, तो हम उसमें क्या दे देगा, स्पीच दे देगा, ठीक है। स्पीच दे दिया, स्पाइडर दे दिया, स्टिमुलस दे दिया, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, स्पीच पे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति को आराम करने के लिए कहें, ठीक है। और अगला है प्राथमिक उपचार क्या है, कुछ भी कार्य न करने दें। नेक्स्ट है आपका यह जांचते रहें कि वह जाग रहा है या और ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं, ठीक है। हमें यह भी जांचना चाहिए कि वह जाग रहा है और ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं। अगर सांस लेने में अगर उसको तकलीफ हो रही है या समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, सीपीआर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक वाले व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने को न दे स्टूडेंट, ठीक है। ये आपके क्या है, प्राथमिक उपचार स्टूडेंट। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा और इसे बी केयरफुली
पढ़िएगा। आज आप लोगों का नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, उसमें क्या बीमारियां थी और उसमें क्या क्या हम प्राथमिक उपचार दे सकते थे, ये सब कुछ आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो कल आप लोगों का मैं प्रैक्टिस सेशन 12 कराऊंगी, जो कि आप लोगों का नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड रहेगा स्टूडेंट। तो प्लीज सारे क्लास को आप लोग रिवाइज कर लीजिए और कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन 12 में। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज राइट डाउन दिस मैटर।